नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अराउंड द जीएस पर। पिछले वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे थे आधुनिक भारत के इतिहास को। आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसको हम लोगों ने सुविधा के लिए 4 भाग में डिवाइड किया था, जिसमें पहला था 18वीं सदी का इतिहास, दूसरा था उपनिवेशवाद, फिर तीसरा पॉइंट था राष्ट्रवाद और चौथा जो पार्ट था वो था स्वतंत्रता के बाद भारत। तो इस तरह से आधुनिक भारत के इतिहास को हम लोगों ने 4 भाग में डिवाइड किया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग शुरू कर रहे थे 18वीं सदी के इतिहास के बारे में। तो 18वीं सदी के इतिहास को भी हम लोगों ने 2 भागों में बांट दिया था, 18वीं सदी का पूर्वार्ध और 18वीं सदी का उत्तरार्ध। जिसमें 18वीं सदी का पूर्वार्ध चल रहा था अभी, तो उसका आज बचा हुआ जो पार्ट है उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी जो भी क्वेश्चन है उसको लिखें। नेक्स्ट वीडियो में उसको आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 18वीं सदी का पूर्वार्ध जो चल रहा था उसी का बचा हुआ पार्ट है, और ये पार्ट 3 है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसमें दिया गया है, यहाँ पर ये एक क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने 2014 में पूछा था। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यूपीएससी क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में घटित हुआ था। फिर इसके बाद है, इतिहास की भू प्रकंपी लड़ाइयाँ पानीपत में ही क्यों घटित हुई। अब देखिए, यूपीएससी ने ये जो क्वेश्चन पूछा है कि इतिहास की भू प्रकंपी लड़ाइयाँ, भू प्रकंपी मतलब पृथ्वी को हिलाने वाला, मतलब भीषण युद्ध जो है वो पानीपत में ही क्यों घटित हुआ। तो इसको आप मैप से समझिए। पहले देखिए, यहाँ पर जो है ये है पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के बाद ऊपर है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में ये जहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं तो ये है काबुल, कंधार और गजनी। तो यहाँ पर एक लाइन जा रही है, आप देख पा रहे होंगे मैप में। ये जो लाइन है ये है यहाँ पर जिसका मतलब कब्जा होता था, यहाँ पर जो नियंत्रण जिसका होता था, तो यानी बॉर्डर जब सिक्योर्ड यहाँ पर होता था तो माना जाता था कि कोई भी आक्रमणकारी अंदर नहीं घुसेगा, क्योंकि बॉर्डर पर नियंत्रण है पूरी तरह से। तो एक ये सुरक्षा पंक्ति थी। फिर दूसरा था कि ये पाकिस्तान के ऊपर यहाँ पर आप देखें, ये इस तरह से सुलेमान पहाड़ियाँ हैं। इसमें 2 दर्रे हैं, एक है खैबर दर्रा और दूसरा है गोमल दर्रा। फिर उसी के नीचे देखेंगे आप किरथर रेंज है, यानी ये किरथर पहाड़ियाँ हैं। इसमें एक दर्रा है जिसका नाम है बोलन दर्रा। तो अगर कोई भी आक्रमणकारी आता तो इधर से तो इन्हीं दर्रों से पास होता था, यानी इसी दर्रों से वो लोग निकलते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इन दर्रों पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पर जब नियंत्रण होगा तो ही मतलब बॉर्डर को सिक्योर्ड समझा जाएगा। अगर यहाँ पे नियंत्रण नहीं है तो फिर कोई भी आकर उधर से घुस सकता है। फिर उसके बाद अगर ये जो लाइन है, सुरक्षा पंक्ति इसको कहते हैं, फिर अगर ये टूट जाती है तो फिर यहाँ पर सिंधु नदी की एक सुरक्षा पंक्ति थी जो सिंधु नदी को पार करना होता था। अगर ये भी टूट जाती है तो उसके बाद में एक और सुरक्षा पंक्ति थी जो ये यहाँ पर लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर की सुरक्षा पंक्ति कही जाती है, ये वाली लाइन जो है। तो ये 3 तरह की सुरक्षा पंक्तियाँ थीं उत्तर पश्चिम में। मतलब यहाँ दिल्ली पर अगर किसी को आक्रमण करना होता था तो उससे पहले इन 3 सुरक्षा पंक्तियों से होकर गुजरना पड़ता था। तो जो दिल्ली में रूल कर रहा होता था वो यहाँ पर नियंत्रण अपना स्थापित करके रखता था, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है, इसको सिक्योर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो अब देखिए, समझते हैं क्या हुआ इसमें कि पानीपत में ही ये लड़ाइयाँ क्यों घटित हुई। रीजन समझते हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, वो हमने मैप में आपको समझा दिया कि क्या कंडीशन थी उस समय।
अब उसको समझते हैं कि जब भी उत्तर पश्चिम का सुरक्षा घेरा यानी वही सुरक्षा लाइन जो गजनी, काबुल और कंधार की सुरक्षा पंक्ति थी, और उसके बाद में फिर पाकिस्तान में जो वहाँ पर सिंधु नदी की सुरक्षा पंक्ति थी, उसके अलावा फिर नेक्स्ट सुरक्षा पंक्ति थी लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर की सुरक्षा पंक्ति। ये 3 तरह की सुरक्षा पंक्तियाँ थीं। तो उत्तर पश्चिम का सुरक्षा घेरा कमज़ोर हुआ तो शत्रु सेना के लिए दिल्ली की ओर बढ़ना आसान हो गया, और चूंकि पानीपत दिल्ली का प्रवेश द्वार होता था, इसलिए निर्णायक युद्ध पानीपत में ही घटित हुए। तो ये एक थीसिस लाइन लिख दी गई है उसमें, और रीज़न जो है वो अब आगे बताया जाएगा कि क्यों हुआ। तो देखिए, उत्तर पश्चिम में जो भारत की वैज्ञानिक सुरक्षा पंक्तियाँ थी, काबुल, गजनी और कांधार, जब इस पर नियंत्रण छूट जाता तो सिंधु नदी सुरक्षा पंक्ति के रूप में कार्य करती। अगर वो भी वहाँ पर भी नियंत्रण नहीं होता, यानी वहाँ पर भी सुरक्षा घेरा कमज़ोर होता, तो एक और सुरक्षा पंक्ति थी लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर की सुरक्षा पंक्ति, जो अवरोध का कार्य करती थी, यानी रोक देती थी दुश्मन को वहीं पर। किंतु अगर शत्रु सेना यहाँ भी भेदन कर जाती, यानी उस पर भी अपनी विजय प्राप्त कर लेती, तब हरियाणा का खुला मैदान मिलता था उसको। यानी तीनों ये सुरक्षा पंक्तियों को तोड़ के अगर कोई भी अंदर आता तो उसे हरियाणा का खुला मैदान मिलता था, जिसे पार करना शत्रु सेना के लिए आसान हो जाता। तब दिल्ली में प्रवेश से पूर्व पानीपत अवरोध की भूमिका निभाता था। यानी दिल्ली पहुंचने से पहले जो पानीपत का एरिया है वो एक अवरोधक का कार्य करता था। इसलिए निर्णायक युद्ध पानीपत में ही घटित होते थे। मध्यकाल में 3 बड़ी लड़ाइयाँ पानीपत में घटित हुईं। अब इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये कहा गया है कि जो पानीपत है, यानी जो भी कोई आक्रमणकारी अगर उत्तर पश्चिम से आएगा तो वो तीनों सुरक्षा पंक्तियों पर को पार करते हुए आएगा। फिर उसको हरियाणा का खुला मैदान मिलेगा जो पानीपत का एरिया है, और दिल्ली घुसने से पहले वो वहाँ पर एक अवरोधक का कार्य करता था, यानी उनको वहीं पर रोक देता था। तो जो दिल्ली में जो शासन रूल कर रहा होता था वो उसको रोकने के लिए पानीपत के मैदान में ही अपना मोर्चा लगाता था। फिर पानीपत का तीसरा युद्ध इसलिए विशिष्ट था कि इसने यह निर्णित नहीं किया कि भारत पर कौन शासन करने जा रहा है, क्योंकि रूल यह था कि जो भी युद्ध में जीतेगा वो रूल करेगा, यानी वो शासन करेगा। लेकिन जो पानीपत का तीसरा युद्ध है इसमें ऐसा नहीं हुआ। इसलिए विशिष्ट था कि इसने यह निर्णित किया कि भारत पर कौन शासन करने जा रहा है, बल्कि इसने यह तय कर दिया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा। तीसरा युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने ये निर्णय कर दिया कि कौन भारत पर शासन नहीं करेगा। क्योंकि मराठे पराजित होकर दक्षिण की ओर लौट गए थे, और जो अहमद शाह अब्दाली था वो अफ़गानिस्तान की ओर लौट गया था। यानी किसी ने दिल्ली पर शासन स्थापित नहीं किया। दोनों लड़े, जो हारा वो दक्षिण की ओर लौटा और जो जीता वो वापस लौट गया, अफ़गानिस्तान की ओर कूच कर गया। अतः इसके कारण जो राजनीतिक खालीपन की स्थिति आ गई, क्योंकि वहाँ पर अब शासन करने वाला कोई भी नहीं बचा। तो जो राजनीतिक खालीपन आया उसका फ़ायदा उठाया ब्रिटिश ने, क्योंकि जब कोई रूल करने वाला शासक नहीं होता है तो वहाँ पर एकदम खाली खाली सा माहौल था, क्योंकि कोई शासक नहीं था जो दिल्ली पर शासन कर सके। और इसका फ़ायदा ब्रिटिश ने उठाया। फिर उसके बाद में ब्रिटिश ने अपना वहाँ पर आधिपत्य जमा लिया। तो ये स्थिति थी पानीपत की। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं, एक और क्वेश्चन है जो बहुत ही चर्चित है, इसलिए इसको भी कवर करना बहुत ही ज़रूरी है। इसको कवर करने के बाद में 18वीं सदी का जो पूर्वार्ध है वो आपका पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग 18वीं सदी के उत्तरार्ध में प्रवेश करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया है कि अपनी तमाम विलक्षणता के बावजूद, विलक्षणता यानी विशेषता,
यानी अपनी तमाम विशेषताओं के बावजूद मराठा साम्राज्य मुगल साम्राज्य का विकल्प क्यों नहीं दे सका। विकल्प देने का मतलब है कि मुगल साम्राज्य की जगह पर अपना शासन क्यों नहीं स्थापित किया मराठों ने, जबकि वो उनके पास सैनिक शक्ति भी थी, सब कुछ था, इसके बावजूद भी मराठे मुगल साम्राज्य की जगह अपना साम्राज्य क्यों नहीं स्थापित कर सके, इसके बारे में समझते हैं हम लोग। तो देखिए, जो मराठा शक्ति थी वो 18वीं सदी तक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई। ठीक है, मराठों का प्रसार मुगल साम्राज्य के कब्र पर हुआ। कब्र पर होने का मतलब है कि उनके जो राज्य थे वो कमज़ोर हो चुके थे और तब मराठों ने अपनी शक्ति को बढ़ाया। ठीक है, इसलिए हम लोग कब्र पर कहना आसान होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। और यह दक्षिण में कर्नाटक से लेकर उत्तर में अटक यानी पेशावर के पास तक मराठे फैल गए थे। कृष्णा नदी से अटक तक मराठों का झंडा फहराने लगा था, यानी इतना बड़ा साम्राज्य इन्होंने बना लिया था मराठों ने। एक समय ऐसा लगा कि मराठा साम्राज्य अब मुगल साम्राज्य का विकल्प दे देगा, यानी मुगलों की जगह अपना साम्राज्य स्थापित कर लेगा, परंतु अपनी कुछ आंतरिक कमजोरियों के कारण मराठा साम्राज्य विकल्प देने में चूक गए। आंतरिक कमजोरियां थी उनकी। अब आंतरिक कमजोरियां क्या क्या थी इसको हम लोग देखेंगे, जिसमें सबसे पहला कारण है मराठों की कमजोर वित्तीय व्यवस्था। यानी मराठों की कमजोर वित्तीय व्यवस्था। मराठा स्वराज्य क्षेत्र से तो सीधे यानी डायरेक्ट टैक्स लेते ही थे, परंतु जिन राज्यों को वो पराजित करते थे वहां से एक विशेष प्रकार का कर लेते थे। यानी जिन राज्यों को मराठा पराजित करते थे, उन्हें युद्ध में हराते थे, उनसे वो लोग एक अलग प्रकार का टैक्स लेते थे, जिसे वह चौथ व सरदेशमुखी कहा जाता है। यानी जो उनसे टैक्स लिया जाता था पराजित राज्यों से, उसको चौथ व सरदेशमुखी कहा गया। अब देखिए, जो चौथ होता था वो कुल राजस्व का 25% टैक्स होता था और सरदेशमुखी 10% टैक्स होता था, तो टोटल 35% टैक्स होता था। अब किसी राज्य से 35% टैक्स निकाल लीजिएगा तो उसका विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि 35% टैक्स तो मराठे ही वसूल रहे थे उनसे, जो कि अपने आप में एक ज़्यादा टैक्स था। तो यह कर राज्य आसानी से देते नहीं थे, मतलब प्यार से ये राज्य जो थे प्यार से ये टैक्स नहीं देते थे, तो इसलिए मराठों को ये टैक्स वसूलने के लिए सेना की ज़रूरत पड़ी। यानी सेना रखने की भी ज़रूरत इनको महसूस हुई, जिसमें सेना के रखरखाव में इनको पैसा खर्च करना पड़ा। मतलब कि ये जो टैक्स लेते थे सरदेशमुखी व चौथ, ये टोटल राजस्व का 35% होता था। ये टैक्स उस राज्य के जो लोग थे वो आसानी से नहीं देते थे इनको, तो इस टैक्स को वसूलने के लिए मराठों ने सेना रखी। तो सेना रखी तो उसके लिए भी, सेना के रखरखाव के लिए भी पैसा चाहिए होता है, तो जितना ये वसूलते नहीं थे उसका आधे से ज़्यादा ये लोग उसके रखरखाव पे खर्चा कर देते थे। जैसे किसी से 1 रुपया वसूला और 70 पैसे उसके रखरखाव में लगा दिए, तो बचा तो उसको केवल 30%। तो ये एक कमज़ोर वित्तीय व्यवस्था का आधार था। रखरखाव में ज़्यादा पैसा खर्च करना तथा यह कर देने वाला राज्य भी यानी आक्रोशित होता था, यानी गुस्से से ज़बरदस्ती टैक्स देता था, जिससे कूटनीतिक विफलता का सामना भी मराठों को करना पड़ा। अतः मराठे अपने मित्र राज्य नहीं बना सके। अब किसी से ज़बरदस्ती टैक्स वसूला जाएगा तो वो राज्य आपके मुश्किल समय में आपके साथ नहीं खड़ा होगा, क्योंकि वो पहले से ही आपसे नाराज़ है, तो आपकी सहायता कैसे करेगा। तो एक तो कारण ये हो गया। फिर दूसरा कारण है इनके चौथ व सरदेशमुखी जो टैक्स वसूलने का जो तरीका है, यानी जो टैक्सेशन सिस्टम है, इसका ही परिणाम था कि मराठा राज्य का सामंतीकरण हुआ। सामंतीकरण, मराठों में 5 घटक थे, हमने पिछले वीडियो में भी आपको इनके बारे में बताया था, जैसे पूना का पेशवा, इंदौर का होलकर, ग्वालियर
का सिंधिया, नागपुर के भोसले तथा बड़ोदरा के गायकवाड़, ये 5 घटक थे इनके। केंद्र में पेशवा शासन करते थे और जो आसपास के राज्य थे वहाँ पर ये लोग शासन करते थे, यानी सामंत के रूप में। तो मराठा राज्य के केंद्र में पेशवा थे तथा अन्य घटक आसपास ही थे। मराठों ने चौथ व सरदेश मुखी वसूलने के लिए इनको अधिकार दिया, जिससे इन घटकों को सेना रखने की छूट मिल गई। यानी जो ये सामंत थे एक तरीके से, तो इनको जब कहा गया कि आप टैक्स वसूलिए, तो इनको टैक्स वसूलने के लिए सेना की ज़रूरत पड़ी। और जब सेना इनके पास आ गई तो ये धीरे धीरे पावरफुल होने लगे। और यही जो घटक थे बाद में पेशवा से मुक्त होने लगे, क्योंकि अब उनके पास सेना भी थी तो वो भी अब पावरफुल थे। तो एक कारण ये था कि इनके आपस में मतभेद चलते रहते थे और इसीलिए संकट के समय में भी मराठा जो परिसंघ था उसका चरित्र जो है सामंती हो गया था, इसलिए ये संयुक्त मोर्चा नहीं बना पाए, यानी एकजुट नहीं हो पाए। फिर लास्ट पॉइंट है, देखिए, साम्राज्य को चलाने के लिए जितने ठोस आर्थिक आधार की ज़रूरत होती है वह मराठों के पास नहीं थी। जैसे साम्राज्य को चलाने के लिए क्या ज़रूरत होता है, तो विकसित कृषि। इनके पास गंगा और यमुना का दोआब था जो बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था, उसको इन लोगों ने डेवलप नहीं किया। कि अगर उसको डेवलप किया होता तो वहाँ पर कृषि होती, जो उत्पादन बढ़ता, जो आर्थिक स्थिति का एक ठोस आधार बनता। तो इसको भी उन लोगों ने नहीं डेवलप किया। फिर उसके बाद में शिल्प और व्यापार पर इन लोगों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ये केवल टैक्स जो वसूला करते थे उसी पर निर्भर रहे। तो मराठों की विडंबना यह थी कि मराठे केवल टैक्स के पैसे से ही साम्राज्य चलाना चाहते थे, जो संभव नहीं था। और इसी कारण से मराठे जो है मुगल साम्राज्य की जगह अपना साम्राज्य नहीं बना पाए। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट थे और इसको कवर करने के बाद 18वीं सदी का जो पूर्वार्ध है वो कवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 18वीं सदी के उत्तरार्ध के बारे में जानेंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए।